हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टैक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है जेएसपी लाइफ साइकिल। सो जेएसपी लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर वीडियोस के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस जावा की पूरी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने जेएसपी लाइफ साइकिल को। सो व्हाट इज जेएसपी लाइफ साइकिल? जेएसपी लाइफ साइकिल से मतलब क्या है? मतलब ये है कि जेएसपी यानी जावा सर्वर पेजेस की क्या लाइफ साइकिल होती है, कैसे काम करता है हमारा जावा सर्वर पेजेस, उसको हम पूरी लाइफ साइकिल के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी पेज को हम क्या करते हैं, कुछ फेजेस में डिवाइड करके, और तब हम देखते हैं कि कौन कौन से फेजेस होते हैं हमारे जेएसपी यानी जावा सर्वर पेजेस की लाइफ साइकिल के अंदर। तो सबसे पहला फेज होता है हमारा ट्रांसलेशन फेज, देन इसके बाद होता है हमारा कंपाइलेशन फेज, नेक्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन फेज, देन होता है एग्जीक्यूशन फेज एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रक्शन या फिर इसे हम क्लीन अप फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 फेजेस होते हैं जिसमें आपका जावा का पूरा लाइफ साइकिल, जावा सर्वर पेजेस का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो डिफाइन हो जाता है, यानी कैसे काम करता है जेएसपी यानी जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, तो कौन कौन से फेजेस हमने देख लिए। अब हम देखते हैं इन फेजेस के अंदर काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसलेशन फेज की। तो ट्रांसलेशन फेज क्या होता है? ट्रांसलेशन फेज वो होता है जिसमें सबसे पहले यूजर क्या करता है, कोई भी जेएसपी की फाइल हमें ली जाती है, यानी ट्रांसलेशन फेज वो फेज होता है जो कि ट्रांसलेट करेगा, यानी कुछ कन्वर्जन करेगा। क्या कन्वर्जन करेगा? अगर मान लीजिए आपके पास जेएसपी का कंपाइल्ड वर्जन जो है वो अवेलेबल है जेएसपी पेज का, तो आपको ट्रांसलेशन फेज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जेएसपी पेज का कंपाइल्ड वर्जन नहीं है तो आपको ये ट्रांसलेशन फेज करना है। इसमें होगा क्या कि आप क्या करोगे, डॉट जेएसपी एक्सटेंशन वाली जो फाइल होगी आपके पास उसको आपको लेना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, उस पेज के थ्रू आप वेब ब्राउजर से एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है वेब सर्वर तक सेंड करेंगे। ठीक है, वेब सर्वर तक आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट जब पहुंच जाएगी, पहुंचने के बाद आपका वो फाइल जो है वो आपके सर्वलेट इंजन के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और वहां सर्वलेट इंजन का काम क्या होगा कि आपके डॉट जेएसपी वाले जो फाइल है उसको डॉट जावा एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने सर्वलेट वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो सर्वलेट में होता क्या है कि सर्वलेट में हमारा जो पूरी कोडिंग होती है वो आपकी जावा में होती है, यानी जो हमारा सर्वर एग्जीक्यूट करेगा पेज वो हमारा पूरा जावा में होना चाहिए, जावा के कोड होने चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, डॉट जेएसपी वाले एक्सटेंशन वाली फाइल में हम क्या करते हैं, उसको डॉट जावा वाली फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। डॉट जेएसपी वाली फाइल में होता क्या है एक्चुअली कि क्यों हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो डॉट जेएसपी वाली जो फाइल हमारे पास है, डॉट जेएसपी एक्सटेंशन वाली यानी जेएसपी की जो फाइल है उसमें हमारे एचटीएमएल के भी कोड मिल जाते हैं, जावा के भी कोड मिल जाते हैं और एक्सएमएल के कोड भी मिल जाते हैं। यानी यहाँ पे 3 टाइप की लैंग्वेजेस के कोड होते हैं जिनको हमें सिर्फ जावा के कोड में कन्वर्ट करना होता है। इसीलिए हम ट्रांसलेशन फेज को अपनाते हैं कि पहले चेक करते हैं कि अगर कंपाइल्ड वर्जन पहले से हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसे यूज करेंगे। अगर हमारे पास जेएसपी पेज का कंपाइल्ड वर्जन नहीं है तो हम उस फाइल को जेएसपी सर्वलेट इंजन के पास भेज देते हैं और सर्वलेट इंजन क्या करता है, उसको सर्वलेट कंटेंट यानी डॉट जावा वाले फाइल में उसको कन्वर्ट कर देता है, प्योर जावा कोड आ जाता है हमारे पास और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन फेज। क्लियर है? तो वेब कंटेनर जो होता है हमारा ऑटोमेटिकली इस जेएसपी पेज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सर्वलेट में। सर्वलेट कैसा कोड होता है, सर्वलेट के अंदर पूरा जावा का कोड होता है, तो वो जावा की फाइल होती है बेसिकली। ठीक है, तो जावा की फाइल में कन्वर्ट कर देगा और आपको यहाँ पे ये आपका एक्चुअली ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इस ट्रांसलेशन फेज के अंदर।
ठीक है, तो ये फेज हमारा कंप्लीट हो गया। यानी पहले जेएसपी पेज को हमने क्या किया, ट्रांसलेशन फेज से गुजारा। ट्रांसलेशन फेज में क्या देखा गया कि अगर जेएसपी पेज का कंपाइल्ड वर्जन हमारे पास है तो हम जेएसपी पेज का कंपाइल्ड वर्जन जो है वो यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, पहले सर्वलेट वाली फाइल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए ट्रांसलेशन फेज हमने किया और पूरे कोड को हमने जावा कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं कंपाइलेशन फेज। अगर आपके पास कंपाइल्ड वर्जन नहीं है, यानी अगर जेएसपी पेज जो है वो आपका कंपाइल्ड पहले से नहीं है, इस पॉइंट पे आपको जेएसपी पेज को क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा। और ये कंपाइलेशन करेगा कौन, जेएसपी इंजन करेगा। ठीक है, जेएसपी इंजन जेएसपी पेज को कंपाइल करेगा। और कंपाइलेशन फेज में बेसिकली वही ट्रांसलेट जो जावा फाइल है सर्वलेट की, उसको कंपाइल किया जाता है और उसको बना दिया जाता है जावा सर्वलेट डॉट क्लास फाइल। ठीक है, डॉट क्लास फाइल बना दी जाती है। यानी पहले आपने ट्रांसलेशन फेज में क्या किया, आपके पास जेएसपी पेज था जिसमें आपको 3 कोड थे, एचटीएमएल था, ठीक है, और एक्सएमएल था, और आपके पास था क्या, जावा का कोड। ठीक है, इसको प्योर आपने जावा में कन्वर्ट किया, यानी प्योर सर्वलेट फाइल में कन्वर्ट कर दिया। और जब सर्वलेट फाइल में कन्वर्ट हो गया, यानी आपके पास वो फाइल जब आ गई, तो कंपाइल्ड वर्जन में क्या करेंगे, कंपाइलेशन फेज में हम उस जावा फाइल को फिर से कन्वर्ट कर देंगे डॉट क्लास फाइल के अंदर। क्लियर है? अब जब डॉट क्लास फाइल में हमारा कन्वर्ट हो जाएगी हमारे जेएसपी पेज, तो डॉट क्लास फाइल को अब क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन फेज से गुजारेंगे। अब हमारे पास जो डॉट क्लास फाइल है वो बिल्कुल सर्वलेट में जैसे हमारा लाइफ साइकिल था, अब सर्वलेट की लाइफ साइकिल ही फॉलो होगी जब हमारा कंपाइलेशन फेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो कंपाइलेशन फेज के बाद हमारी पूरी सर्वलेट की लाइफ साइकिल होगी। सर्वलेट की लाइफ साइकिल में हमने देखा था कि पहला फेज क्या था, इनिशियलाइजेशन फेज, जिसमें हम क्या करेंगे, उस डॉट क्लास फाइल को लेंगे, ठीक है, और इक्विवेलेंट सर्वलेट क्लास को लोड करेंगे, फिर उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और जेएसपी इनिट मेथड को कॉल कर लेंगे, जिससे सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, इंस्टेंस बनाया है, उसको इनिशियलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन सिर्फ हमारे पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में, सर्वलेट में भी हमने पढ़ा था कि सर्वलेट में भी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही इनिशियलाइजेशन करना होता है, यानी ऑब्जेक्ट को आपको एक ही बार इनिशियलाइज करना होता है। इनिशियलाइज करने का मतलब है, इनिट मेथड में क्या होगा, जहाँ पे आप डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, टेबल्स को देख सकते हैं, ये सारी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन फेज जो है सिर्फ एक बार जो है वो आपकी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जब इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन हमने कर लिया, तब हम पहुंच जाएंगे एग्जीक्यूशन फेज पे। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा, एग्जीक्यूशन फेज में जो जेएसपी का इंटरैक्शन है, ठीक है, जितने भी जीएसपी इंटरैक्शंस हैं, लॉजिक एग्जीक्यूशंस हैं, वो सारे आपके एग्जीक्यूशन फेज में होते हैं। यानी बेसिकली एग्जीक्यूशन का काम हमारा एग्जीक्यूशन फेज में होता है। यानी जेएसपी की जितनी रिक्वेस्ट आएगी उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी जेएसपी पेज जो है वो उसकी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, जब तक वो जेएसपी पेज डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है तब तक उसके सारे एग्जीक्यूशन हम करते रहेंगे एग्जीक्यूशन फेज के अंदर। ठीक है, तो रिक्वेस्टेड जेएसपी पेज को लोड किया गया, इनिशिएट किया गया, यानी इनिशियलाइज किया गया। फिर जेएसपी इंजन ने क्या किया, जेएसपी सर्विस मेथड का यूज करके इसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है, सर्विस की। और इस मेथड में क्या होगा, जैसा कि रिक्वेस्ट आया है, ठीक है, उस हिसाब से रिस्पॉन्स जो है वो आपका क्रिएट किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा रिस्पॉन्स को उस एसोसिएटेड रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये सारा कुछ आपका इसी फेज में होगा, यानी एग्जीक्यूशन फेज में होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया हमारा, सारे एचटीटीपी मेथड्स को हमने यूज करके अपने रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर लिया, अपने जैसा भी रिस्पॉन्स जनरेट करना था रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। अब हमारा काम पूरा जेएसपी पेज का कंप्लीट हो गया, यानी जो भी रिक्वेस्ट हम कर रहे थे जिस भी पेज की, वो उस पेज को हमने क्या किया, एज अ रिस्पॉन्स हमें वो मिल गया है। जब वो मिल गया तो अब लास्ट आ जाते हैं डिस्ट्रक्शन यानी क्लीन अप फेज पे। डिस्ट्रक्शन फेज में क्या होगा कि जब आपका जेएसपी पेज का पूरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो जेएसपी को क्या करना पड़ेगा, क्लीन अप कर दिया जाएगा कंटेनर के द्वारा। ठीक है, इसके लिए हम डिस्ट्रॉय मेथड का यूज करेंगे।
ठीक है, डिस्ट्रॉय मेथड क्या करेगा, इस जेएसपी पेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो क्लीन अप कोड हमारा चलेगा इस मेथड के अंदर, और जो डेटाबेस कनेक्शन हुआ था उसको रिलीज कर दिया जाएगा, सारी फाइल जो ओपन थी उनको क्लोज कर दिया जाएगा, और यहाँ पे सारा एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम हो रहा था। ठीक है, तो हमने पढ़ा पूरा, एक बार मैं कंक्लूड कर देती हूँ। जेएसपी लाइफ साइकिल के अंदर जो हमारा जेएसपी पेज था उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है, ये पूरा लाइफ साइकिल बता रहा है। पहला फेज हमने देखा ट्रांसलेशन फेज, यानी अगर हमारे पास जेएसपी का कंपाइल्ड वर्जन नहीं है जेएसपी पेज का, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, ट्रांसलेशन फेज से गुजारेंगे। ट्रांसलेशन फेज में हम बेसिकली जेएसपी फाइल को सर्वलेट फाइल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी डॉट जावा फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। डॉट जावा फाइल में कन्वर्ट करने के बाद कंपाइलेशन फेज में उसे डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इनिशियलाइजेशन में हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और रिस्पॉन्स जनरेट कर लेंगे। रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद हमारा काम जब खत्म हो जाएगा, तो जो भी डेटाबेस कनेक्शंस किए हैं हमने, जो भी फाइल्स ओपन की थी, उनको सभी को क्लोज करेंगे और डेटाबेस कनेक्शन को रिलीज कर देंगे। तो ये हमारा डिस्ट्रक्शन फेज हो गया। तो टोटल हमने हमारे 5 फेजेस हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।